अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे केपलर्स का थर्ड लॉ। ठीक है, हमने केपलर्स के लॉज जो है वो स्टार्ट किए थे। हमने पहले पढ़ा था केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, तो प्लैनेट के बारे में केपलर्स ने जो 3 लॉ दिए थे वो हमने स्टार्ट किए थे। तो पहले हमने पढ़ा था केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ, और आज हम केपलर्स का थर्ड लॉ पढ़ेंगे जो उसने प्लैनेट के बारे में दिया था। ठीक है, तो केपलर्स थर्ड लॉ क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या है और इसका प्रूफ हम किस तरह करेंगे वो भी हम यहाँ पे आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो केपलर्स के थर्ड लॉ में क्या है, केपलर्स ऑफ थर्ड लॉ में क्या कहता है, केपलर्स ऑफ थर्ड लॉ में ये कहता है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एक एलिप्स है। ठीक है, ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या है, सन, इस फोकस पे सन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्लेनेट है। ठीक है, उस प्लेनेट को हम क्या नाम देते हैं, P1। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट प्लेनेट है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्लेनेट तो एक नहीं है, बहुत सारे प्लेनेट्स होते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक इलिप्स है, यहाँ पे सन है। ठीक है, इस फोकस पे यहाँ पे हमारे पास एक प्लेनेट P1 है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा प्लेनेट है, वो है P2। ठीक है, तो हमारे पास दो प्लेनेट्स है P1 और P2। ठीक है, तो इस फर्स्ट प्लेनेट का जो डिस्टेंस है सन से वो कितना है, R1। ठीक है, और इस सेकंड प्लेनेट का जो डिस्टेंस है इस सन से वो कितना है, R2। ठीक है, आपको मैंने क्या कहा है कि लेट सपोज हमारे पास एक एलिप्स है, उसमें यहाँ पे एक इस फोकस पे सन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक प्लेनेट है जिसको हमने नाम दिया P1। ठीक है, ये P1 प्लेनेट इस सन से R1 डिस्टेंस पे है। यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा प्लेनेट है P2। ठीक है, ये P2 प्लेनेट इस सन से R2 डिस्टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे लेट सपोज हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जब ये प्लेनेट मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये एक सर्कल जब ये पूरा कर रहा है तो उसको जो टाइम पीरियड लग रहा है, मतलब उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं T1। ठीक है, टाइम पीरियड आपको पता होगा कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये यहाँ पे जब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड हम मानते हैं कि T1 है। ठीक है, तो इस सेकंड प्लेनेट जब ये यहाँ पे मूव करेगा इसके सन के अराउंड तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, T2। ठीक है, तो फर्स्ट का टाइम पीरियड T1 होगा, सेकंड का टाइम पीरियड T2 होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ हमें कहता है कि अगर आप इन दोनों के टाइम पीरियड का रिलेशन निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा T2 डिवाइडेड बाई T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा, T2 डिवाइड बाई T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1 का क्यूब। ठीक है, तो केपलर्स का थर्ड लॉ क्या है कि अगर आपके पास दो प्लैनेट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट का टाइम पीरियड T1 है, दूसरे का टाइम पीरियड T2 है। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ P1 प्लैनेट है, ये R1 डिस्टेंस है सन पे, हमारे पास दूसरा प्लैनेट है जो R2 डिस्टेंस पे है सन से। ठीक है, इसका टाइम पीरियड T1 है, इसका टाइम पीरियड T2 है, तो इन दोनों प्लैनेट्स के टाइम पीरियड के दरमियान रिलेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉस, वो है T2 डिवाइड बाई T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1 का क्यूब। ठीक है, अच्छा, फिर अगर आपने इस लॉ को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो केपलर्स का जो थर्ड लॉ है वो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, मतलब केपलर्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो केपलर्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट ये है। ठीक है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो केपलर्स का थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे, तो केपलर्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट ये है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे मेरे लिखा भी होगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो केपलर्स का थर्ड लॉ है। ठीक है, उसका स्टेटमेंट क्या है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड सन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे केपलर्स का जो थर्ड लॉ है उसकी स्टेटमेंट ये है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, अगर आप टाइम पीरियड का स्क्वायर लेंगे तो वो प्रोपोर्शनल होगा द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने ये चीज लिखा है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे आप देख लेते स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये है केपलर्स का थर्ड लॉ। ठीक है, अब हम केपलर्स के थर्ड लॉ को जो है प्रूफ करेंगे कि केपलर्स का थर्ड लॉ हम किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस चीज को हम किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब। ठीक है, तो इस चीज को हमने यहाँ पे प्रूफ करना है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास केपलर्स का थर्ड लॉ क्या है। केपलर्स के थर्ड लॉ का स्टेटमेंट ये है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। ए यहाँ पे क्या था, आपको याद होगा फर्स्ट लॉ में, अगर आपको याद होगा तो ए वहाँ पे क्या था, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। केप्लर्स के फर्स्ट लॉ में मैंने आपको बताया था कि ए क्या है, यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस है, टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ये हमारे पास केप्लर्स सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा, हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं केप्लर्स के सेकंड लॉ को, ठीक है। तो केप्लर्स के सेकंड लॉ को प्रूफ करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करेंगे, केप्लर्स के सेकंड लॉ को प्रूफ करने के लिए हम यूज़ करेंगे किस चीज़ को, हम यूज़ करेंगे केप्लर्स का सेकंड लॉ, ठीक है। तो आपको याद होगा कि केप्लर्स का सेकंड लॉ क्या था, केप्लर्स का सेकंड लॉ था डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई 2m। ये हमने प्रूफ किया था केप्लर्स के सेकंड लॉ में। केप्लर्स सेकंड लॉ में हमने ये बात प्रूफ की थी कि चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई 2m, ठीक है। ये हमारे पास केप्लर्स का सेकंड लॉ था, ठीक है। तो केप्लर्स के थर्ड लॉ को प्रूफ करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हम केप्लर्स के सेकंड लॉ को यूज़ करेंगे, जो है डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक इलिप्स है, ठीक है। इस इलिप्स के इस फोकस पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, सन, ठीक है। ये हमारे पास सन है और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे प्लेनेट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्लेनेट है, ठीक है। ये एक इलिप्स है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे प्लेनेट है पी, ठीक है। इस प्लेनेट का कुछ मास होगा, वो कितना है, मास m, ठीक है। प्लेनेट का मास जो है वो m है, ठीक है। और ये प्लेनेट जो है ये v1 वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है कि हमारे पास एक इलिप्स है, इसमें यहाँ पे सन है, ठीक है, इस फोकस पे। यहाँ पे हमारे पास प्लेनेट है पी, इसका मास जो है वो m है, और ये प्लेनेट जो है ये v1 वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस एलिप्स के फॉर्म में, ठीक है, सन के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, v1, ठीक है। अच्छा, तो फिर आप यहाँ पे देख लें कि ये सन और प्लेनेट एक दूसरे पे कुछ डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। तो प्लेनेट और सन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, r1, ठीक है। प्लेनेट और सन एक दूसरे के से कुछ डिस्टेंस पे होंगे, तो वो डिस्टेंस कितना होगा, r1 के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपको याद होगा तो केप्लर्स फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ से लेके इस सेंटर से लेके सन तक या फोकस तक कितना डिस्टेंस होता है, ए ई, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आपको मैंने क्या कहा था कि सेंटर से लेके फोकस तक हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ए ई, ठीक है। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ए, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ए, ठीक है। तो सेंटर से लेके यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस ए होता है, यहाँ पे भी सेंटर से लेके यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस ए होता है, ठीक है। और सेंटर से लेके फोकस तक हमारे पास डिस्टेंस कितना होता है, ए, ठीक है। और प्लेनेट और सन के दरमियान यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, r1। प्लेनेट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v1, ठीक है। प्लेनेट हमारे पास v1 स्पीड के साथ मूव कर रहा है जिसका मास m है, ठीक है। और प्लेनेट और मास के दरमियान, प्लेनेट और सन के दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस है वो r1 है, ठीक है। ये भी आपको पता होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस होता है फोकस तक डिस्टेंस वो ए होता है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ए, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम एक रिवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम एक कंप्लीट रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब ये है कि प्लेनेट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और इसने एक चक्कर यहाँ से कंप्लीट किया और फिर यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि प्लेनेट अपना एक सर्कल यहाँ पे पूरा कर लेता है, मतलब प्लेनेट जो है वो एक चक्कर यहाँ पे पूरा कर लेता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बात, किस चीज़ की बात करेंगे, अगर हम एक कंप्लीट रिवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इस टोटल कंप्लीट रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ एलिप्स, ठीक है। तो आप ये बात याद रखें कि हमारे पास जो एलिप्स होता है उसका जो एरिया होता है, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ इलिप्स जो है वो इक्वल होता है पाई ए बी के, ठीक है। जिस तरह आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई कहे कि स्पेयर का जो एरिया है वो कितना होता है तो वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। हर एक शेप का अपना एक एरिया होता है, ठीक है। तो इस तरह आप ये भी याद रखें कि जो एलिप्स होता है, एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, ठीक है। तो हमने, अगर हम एक कंप्लीट रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि इस एलिप्स का एरिया, ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल एरिया आ जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये प्लेनेट जो है ये एक कंप्लीट रिवोल्यूशन ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो प्लेनेट यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो कंप्लीट रिवोल्यूशन इसका कब आएगा, ये, ठीक है। तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ये होगा, ठीक है। तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में इसका क्या आता है, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में इसका टोटल एरिया आता है, ठीक है। और एरिया ऑफ एलिप्स जो है वो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ एलिप्स इक्वल होता है पाई ए बी के, ठीक है। अच्छा, फिर जब ये यहाँ से ये चला, ठीक है, तो ये इस जब एक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन को पूरा करेगा, अगर ये एक रिवोल्यूशन को पूरा करेगा, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है, तो
यहाँ पे इसका एरिया कितना होगा पाई ए बी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एलिप्स जो है उसका एरिया पाई ए बी के इक्वल होता है, ठीक है। और इसने ये चक्कर किसी टाइम में भी किया होगा, ठीक है, इसको कुछ टाइम लगा होगा ये कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए, तो वो टाइम पीरियड यहाँ पे कितना होगा कैपिटल टी, ठीक है। तो हमारे पास एक कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है वो कितना है कैपिटल टी, ठीक है। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरे करने के लिए जो टाइम पीरियड हमें लगा है वो कितना है कैपिटल टी, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो कितना है पाई ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले यहाँ पे क्या है डी ए, टी ए यहाँ पे क्या है एरिया, ठीक है। तो इस एलिप्स का एरिया कितना है पाई ए बी, तो डी ए की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे पाई ए बी पुट कर देंगे, ठीक है। और डी टी यहाँ पे क्या है टाइम, ठीक है। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए हमें टाइम कितना टाइम दिया इस प्लेनेट ने, वो कितना है कैपिटल टी, ठीक है। तो हम डी टी की जगह यहाँ पे क्या पुट कर देंगे कैपिटल टी को पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है यहाँ पे डी ए की जगह पाई ए बी को पुट करना है, ठीक है, क्योंकि डी ए यहाँ पे क्या है एरिया और इस एलिप्स का एरिया कितना होता है पाई ए बी, ठीक है। डी टी यहाँ पे क्या है टाइम, तो कितना टाइम लगा इसको एक चक्कर पूरा करने में कैपिटल टी, ठीक है। तो डी ए की जगह पाई ए बी, डी टी की जगह टी, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगा पाई ए बी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दें इक्वेशन 2 नाम दे दें, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे एल आ रहा है, ठीक है। तो एल यहाँ पे क्या होता है आपको याद होगा, तो हमने केपलर्स के सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था कि एल यहाँ पे क्या है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम आपको पता होगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। आर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एल जो है वो क्या है एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है आर क्रॉस पी के, ठीक है। पी यहाँ पे क्या है मोमेंटम, और मोमेंटम किसके इक्वल होता है मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले इस बॉडी का इस प्लेनेट का जो मास है वो कितना है m, ठीक है। तो p की जगह यहाँ पे m और इसका स्पीड कितना है v1, तो p की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे mv1 पुट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको याद हो, अगर आपको ये चीज पता हो कि हमारे पास जो मोमेंटम होता है मोमेंटम p किसके इक्वल होता है मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड, ठीक है। तो इस प्लेनेट का मास कितना है m और इसकी स्पीड कितनी है v1, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे यहाँ पे r, तो r की जगह यहाँ पे ये डिस्टेंस आएगा, तो सन का प्लेनेट से कितना डिस्टेंस है, ठीक है। प्लेनेट सन से कितना दूर है, तो वो कितना है r1, ठीक है। तो r की जगह हम r1 पुट कर देंगे, और p, तो p क्या होता है मोमेंटम किसके इक्वल होता है मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड, तो इसका मास m है और इसकी स्पीड क्या है v1, ठीक है। तो r1 मल्टीप्लाई बाय mv1 ही इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। ये r1 मल्टीप्लाई बाय mv1 कहाँ से आया, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होता है r क्रॉस p, ठीक है। तो r यहाँ पे आप देख ले प्लेनेट और सन के दरमियान डिस्टेंस कितना है r1, तो r की जगह r1 आ जाएगा। p यहाँ पे क्या है मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड, तो mv1, ठीक है। हमारे पास ये हो जाएगा। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें कि हमारे पास यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि क्रॉस को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है r1 mv1 साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि हम अगर यहाँ पे क्रॉस को हटाते हैं तो क्रॉस की जगह यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा r1 mv1 साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें v1 और r1 के दरमियान एंगल कितना है, ये हमारे पास r1 है और ये हमारे पास v1 है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना है यहाँ पे 90, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे क्रॉस को हटाते हैं तो यहाँ पे आएगा r1 m v1 साइन 90, ठीक है। तो साइन 90 किसके इक्वल होता है साइन 90, आप याद रखें कि साइन 90 इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं L इज इक्वल टू आर एम वी वन साइन 90, ठीक है। और साइन 90 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा L इज इक्वल टू r1 mv1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम r L की ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा पाई ए बी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू L की जगह हम क्या पुट कर देंगे r1 mv1 डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा पाई ए बी डिवाइड बाई टी अपनी जगह पे इज इक्वल टू एल, एल यहाँ पे क्या है एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम की जगह हम यहाँ पे क्या कर देंगे r1 mv1 डिवाइडेड बाय और 2m अपनी जगह पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये m के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा r1 v1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, क्योंकि m के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आएगा पाई ए बी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू r1 v1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लिया r1 यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, ठीक है। कौन सा डिस्टेंस प्लेनेट और सन के दरमियान डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आपको केपलर्स का फर्स्ट लॉ याद हो तो उसमें आपको मैंने क्या कहा था कि जब प्लेनेट सन से दूर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं
पेरिफेलियन, ठीक है। और उस केस में हमने क्या लिखा था कि उस केस में हमारे पास जो डिस्टेंस r होता है वो किसके इक्वल होता है, वो डिस्टेंस r इक्वल किसके होता है, आपको याद होगा, तो आपको मैंने पढ़ाया था a1 + e, ठीक है। अगर आपको केपलर्स का फर्स्ट लॉ याद हो तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब प्लैनेट सन से दूर होता है, ठीक है, तो उस केस में उसको हम क्या बोलते हैं, एफिलियन बोलते हैं, ठीक है। प्लैनेट जब सन से दूर होता है तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एफिलियन बोलते हैं, ठीक है। और हमारे पास जब प्लैनेट सन से दूर होगा तो वो डिस्टेंस कितना होगा, अगर आपको केपलर्स का फर्स्ट लॉ याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब प्लैनेट सन से दूर होगा तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, प्लैनेट जब सन से दूर होगा तो प्लैनेट और सन के दरमियान जो डिस्टेंस r है वो किसके इक्वल होगा, a(1 + e), ठीक है। अगर आपको अभी भी याद नहीं, वो समझ नहीं आ रही, तो यहाँ पे आप देख लें, अगर आपने प्लैनेट और सन के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करना है, ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे इस डिस्टेंस को फाइंड करना है प्लैनेट से लेके सन तक, ठीक है। तो आप देख लें, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए, ठीक है। तो अगर हमने इस टोटल को फाइंड करना है तो हमारे पास ये टोटल r1 कितना हो जाएगा, a + ae, ठीक है। तो a को कॉमन कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a(1 + e), ठीक है। तो अगर आपको केपलर्स का फर्स्ट लॉ याद हो तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि प्लैनेट और सन जब एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब प्लैनेट जब सन से दूर होता है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो r डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, ae + a, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे r1 किसके इक्वल होगा, r1 = ae + a, ठीक है। तो a को कॉमन कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a(1 + e), ठीक है। तो यहाँ पे r1 किसके इक्वल हो जाएगा, r1 = a(1 + e), ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे है v1, ठीक है। तो v1 यहाँ पे क्या है, ये इस प्लेनेट का स्पीड है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखें कि ये चीज़ तो आपको मैंने यहाँ पे प्रूफ नहीं की, ठीक है, लेकिन आप जस्ट इस प्रूफ को याद करें, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसके प्रूफ पे जाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ करने की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप ये याद रखें कि जब प्लेनेट सन से दूर होता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है, √(Gms/(1 - e)1 + e), ठीक है। क्या याद रखना है आपने कि जब प्लेनेट सन से दूर होता है, यहाँ पे आप देख ले, प्लेनेट सन से दूर है, ठीक है। अगर प्लेनेट यहाँ पे होता तो प्लेनेट सन के करीब होता, ठीक है, लेकिन प्लेनेट यहाँ पे है, ठीक है। तो प्लेनेट सन से क्या है, दूर है, ठीक है। तो ये बात याद रखें कि जब प्लेनेट सन से दूर होता है तो उस टाइम पे प्लेनेट की जो स्पीड होती है वो इक्वल होती है √(Gms/(1 - e)1 + e), ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी, ठीक है। फिर ये बात भी आपने याद रखनी है कि अगर प्लेनेट सन के करीब होता, अगर प्लेनेट यहाँ पे होता सन के करीब, तो उस केस में हमारे पास प्लेनेट की स्पीड क्या होती, तो उस केस में हमारे पास प्लेनेट की स्पीड होती √(Gms/(1 + e)1 - e), ठीक है। उस केस में आपने यहाँ पे प्लस कर देना था और यहाँ पे माइनस कर देना था, ठीक है। तो जब प्लेनेट सन से दूर होगा तो उस केस में हमारे पास प्लेनेट की जो स्पीड होगी वो किसकी इक्वल होगी, v1 = √(Gms/(1 - e)1 + e। ये बात आप हमेशा याद रखें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को उठाना है, π/ab/t = r1v1/2, ठीक है। तो हमें r1 की वैल्यू भी पता है, r1 की वैल्यू ये है, ठीक है। और हमें v1 की वैल्यू भी पता है, v1 की वैल्यू ये है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने r1 की ये वैल्यू उठा के और v1 की ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, πab/t = यहाँ पे क्या है, /2, तो ये हमारे पास 1/2, ठीक है। r1 की जगह क्या पुट कर देंगे, r1 किसके इक्वल है, a(1 + e), ठीक है। फिर v1, तो v1 इसके इक्वल है तो √(Gms/(1 - e)1 + e), ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि यहाँ पे r1, तो r1 की वैल्यू हमें पता है ये आई है, ठीक है। और v1 की वैल्यू हमें पता है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम r1 और v1 की ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आएगा, πab/t, तो अपनी जगह पे आएंगे, = 1/2, r1 की जगह ये पुट करेंगे तो ये, ठीक है, एंड v1 की जगह ये पुट करेंगे तो ये, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, हम बोथ साइड से स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आएगा, π² a² b² /t² = 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a² 1 + e का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, Gms/(a1 - e)1 - e), ठीक है। तो सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इस इक्वेशन का स्क्वायर लेना है बोथ साइड से, ठीक है। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, π² a² b² /t² = 1/4 a² 1 +
ई इंटू होल स्क्वायर जी एम एस डिवाइड बाई ए 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे भी ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा पाई स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 1 प्लस ई होल स्क्वायर जी एम एस डिवाइड बाई ए 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस ई होल स्क्वायर और यहाँ पे है 1 प्लस ई, तो ये एक 1 प्लस ई इस एक 1 प्लस ई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्या है 1 प्लस ई होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस ई, तो यहाँ पे एक 1 प्लस ई इस एक 1 प्लस ई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा पाई स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 1 प्लस ई जी एम एस डिवाइड बाई ए 1 माइनस ई, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद आपने सिंपल आपने क्या करना है, आपको मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे 1 प्लस ई होल स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस ई है, ठीक है। तो एक 1 प्लस ई इस एक 1 प्लस ई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपको याद होगा केप्लर्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो केप्लर्स के फर्स्ट लॉ में आपको मैंने ये कहा था कि बी और ए के दरमियान रिलेशन क्या है, ठीक है। तो बी और ए के दरमियान रिलेशन आपको मैंने केप्लर्स के फर्स्ट लॉ में बताया था कि यहाँ पे जो बी स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, केप्लर्स फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, इस बी स्क्वायर की जगह हमने ये भी पुट कर देना, ठीक है। क्योंकि हमने केप्लर्स के फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह ये पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा, बी स्क्वायर की जगह ये पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर अपनी जगह पे इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। और ये एक 1 प्लस ई इस एक 1 प्लस ई के साथ कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस ई, ठीक है। तो 1/4 1 प्लस ई जी एम एस डिवाइडेड बाई ए 1 माइनस ई, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा ये, ठीक है। आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, बी स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, वो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर पुट कर देना, ठीक है। और इसको इसके साथ कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो बी स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा पाई स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 1 प्लस ई जी एम एस डिवाइड बाई ए 1 माइनस ई, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस ई, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, या ये चीज़ें आपने काफ़ी मैथ्स में पढ़ी होगी, ठीक है। कि 1 माइनस ई स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम इस एक्सप्रेशन को अगर हम ओपन करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 1 प्लस ई 1 माइनस ई, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर किसके इक्वल हो सकता है 1 प्लस ई 1 माइनस ई के, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1 प्लस ई 1 माइनस ई, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा पाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो पाई स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे ये बात मैंने आपको नहीं बताई, सॉरी, कि यहाँ पे जो ए आ रहा है, ठीक है, अगर हम इस ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, उसको छोड़ लें। अच्छा, आपको मैंने क्या कहा है, यहाँ पे आ जाए पाई स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा है कि 1 माइनस ई स्क्वायर इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस ई 1 माइनस ई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पाई स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 प्लस ई 1 माइनस ई, ठीक है। और यहाँ पे जो ये ए आ रहा है इस ए को आप यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, इस ए को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है। ए एक ए ये है, ठीक है, और ये ए स्क्वायर है, तो इस ए को यहाँ पे लेके आएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया पाई स्क्वायर और इस ए को मैं यहाँ पे लेके आया, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है और इस ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर ए क्यूब, इसकी जगह 1 प्लस ई 1 माइनस ई डिवाइड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 1 प्लस ई जी एम एस 1 माइनस ई, ठीक है। और ये ए कहाँ पे आया, इस ए को मैं यहाँ पे लेके आया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर ए क्यूब 1 प्लस ई 1 माइनस ई डिवाइड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 1 प्लस ई जी एम एस 1 माइनस ई, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे है 1 प्लस ई, यहाँ पे है 1 प्लस ई, तो ये 1 प्लस ई इस 1 प्लस ई के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस ई, तो ये 1 माइनस ई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, आपने क्या करना है, हम यहाँ पे इस 4 को यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये
इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 1/4 GMS, ठीक है। तो इस 4 को आप क्या कर ले, यहाँ पे लेके आए, इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब, और इस GMS को भी यहाँ पे लेके आए, ठीक है। आपने क्या करना है, इस 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, इसको यहाँ पे लेके आए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो GMS है उसको यहाँ पे लेके आए, ठीक है। 4 को यहाँ पे लेके आए, ठीक है, और GMS को यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब डिवाइडेड बाय GMS इज इक्वल टू, और इस टी स्क्वायर को यहाँ पे लेके आए, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है कि 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह 1 प्लस ई 1 माइनस ई पुट कर देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और इस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई स्क्वायर ए क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 GMS, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस 4 को यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। टी स्क्वायर को यहाँ पे लेके आए, ठीक है, और इस GMS को यहाँ पे लेके आए, ठीक है। सिंपल क्या करना है, 4 को यहाँ पे, ठीक है, GMS को यहाँ पे और टी स्क्वायर को यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब डिवाइडेड बाय GMS इज इक्वल टू टी स्क्वायर को यहाँ पे कर दें, ठीक है। तो 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब डिवाइड बाय GMS इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब डिवाइड बाय GMS, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें 4 यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, पाई यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, ठीक है। जी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, MS यहाँ पे क्या है मास ऑफ सन, वो भी क्या होता है कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे ए, तो ए यहाँ पे क्या होता है, ए हमारे पास मेजर सेमी मेजर एक्सेस है, ठीक है। तो ए तो हमारे पास चेंज हो सकता है, ठीक है, ए यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो 4 यहाँ पे कांस्टेंट है, पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, जी यहाँ पे कांस्टेंट है, M यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो इन सब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इन सब की जगह हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब कांस्टेंट की जगह हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय GMS, ये क्या होंगे, ये सारे हमारे पास यहाँ पे क्या है कांस्टेंट्स है, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे हमारे पास 4 क्या है कांस्टेंट, पाई स्क्वायर यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, जी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, MS यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स हमारे पास क्या है कांस्टेंट, लेकिन ए क्यूब हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये सारे कांस्टेंट्स है तो इन कांस्टेंट्स की जगह हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब कांस्टेंट्स की जगह हमारे पास यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा, तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू ए का क्यूब, ठीक है। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू ए का क्यूब, ठीक है। हमने इस चीज को प्रूव करना था, ये हमारे पास कैप्लस का तल्ला है, ठीक है। कैप्लस का तल्ला क्या था हमारे पास, टी स्क्वायर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू ए का क्यूब। तो हमने इस चीज को यहाँ पे प्रूव कर लिया जो हमारे पास कैप्लस का तल्ला है, ठीक है।